स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं अजय वत्स और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी पुलिस ने मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते खुद पर फायरिंग करवाई थी और फिर साजिश के तहत अपने चाचा और भाइयों को नामजद कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने तबरेज के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पुलिस की जांच में तबरेज राणा पर फायरिंग की कहानी फर्जी पाई गई थी। इसके बाद ही पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं तबरेज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी। इसी कड़ी में आज रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से तबरेज को गिरफ्तार किया। जिनके खिलाफ कोर्ट से हमने वारंट लेकर आज लखनऊ से इंस्पेक्टर कोतवाली और सर्विलांस प्रभारी इन दोनों लोगों ने अपनी टीम के साथ इनकी गिरफ्तारी की है और उन्हें न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। और तबरेज राणा की गिरफ्तारी के बाद न्यूज 18 ने मुनव्वर राणा से एक्सक्लूसिव बात की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, हमें परेशान करने के लिए मेरे बेटे पर कार्रवाई की गई है और जो कि गलत है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ हैं। मुनव्वर राणा के सुपुत्र तबरेज को आज रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था, जैसा बताया जा रहा है। इसी घर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुनव्वर राणा हमारे साथ हैं। मुनव्वर साहब, क्या हुआ था घटनाक्रम, आज क्या हुआ है? वही हुआ जो पिछली बार हुआ था कि अचानक 8-10 पुलिस वाले आए आपकी दिखाने के लिए। 2 औरतें भी उनके साथ थीं और ऊपर गए। जाहिर सी बात है कि तबरेज घर में है, उनके ऊपर कोई ऐसी धारा भी नहीं लगी हुई थी। 307 लगी थी, वो हाई कोर्ट ने उसको वैकेट कर दिया था। उसको कोई भी नॉन बेलेबल धारा नहीं थी। लेकिन ये तो पुलिस है, ये तो कहीं से कुछ भी निकाल सकती है। ये मेरे पेट से शराब की 2 बोरी निकाल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वो उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि अगर मुजरिम को थाने ले जाके उससे पूछताछ की जाती है, जो भी सलूक किया जाता है उसकी माँ के सामने, उसकी बेटी के सामने, उसकी बहनों के सामने, उसको यहीं मारती हुई ले गई। तो ऐसा मुजरिम तो था नहीं, कोई जुआरी शराबी तो था नहीं। तो ये तो असल में ये तकलीफ़ मुझे पहुंचाई जा रही है। लेकिन अगर मुझे पहुंचाई जा रही है तो इससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन प्रशासन है, वो उसकी कलई उतरती है। और मैं शर्मिंदा हूँ कि जो सुनते थे कि अंग्रेज़ इतने ख़राब होते हैं, वो मैंने देख लिया कि हिंदुस्तान में भी इतने ख़राब लोग हैं कि किसी की बेटी या बहू और माँ के सामने किसी को टॉर्चर करते हैं, जुल्म करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इंसाफ करेंगे। इंसाफ नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम मारपीट तो लेंगे ही। जो करना है वो खाना पूरी कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है, मैं और क्या कह सकता हूँ इस सिलसिले में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान उनके लिए दुश्मन है। मुसलमान उनके लिए हर मुसलमान उनके लिए आतंकवादी। जैसे आपका सुपुत्र आज गिरफ्तार हो गए, अब जुडिशियल प्रोसेस चलेगी, तो आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, असल में अब आप हमसे झूठ बुलवा लीजिए तो हम कह देंगे इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन अगर अदालतें अगर इंसाफ ही करने लगें तो ये जो जितने कातिल और खूनी सब अपने अपने मंत्री बन जाते हैं, अपने मुकदमे माफ़ करवा लेते हैं, तो ये अदालत ही तो करती है, भगवान तो नहीं करते हैं। भगवान ने तो उन्हें माफ़ नहीं किया है। अगर हम खून कर देंगे तो अदालत हमें माफ़ कर देगी, भगवान तो माफ़ नहीं करेगा। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, किसी एक हिंदू का भी अगर हम दिल दुखाएंगे, इसका हिसाब हमको खुदा के यहाँ देना होगा कि तूने उस गरीब का दिल दुखाया। तो अदालत का मामला तो भाई ये है कि जो मंत्री बन गया, अदालत उसको इज्जत से बिठाती है, माफ़ कर देती है। हाँ, और मज़े की बात आप ये देखिए कि
कौशल किशोर के लड़का भी यही गोली चलाने ही के केस में गया था, वो सेंट्रल में मिनिस्टर हो गए। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा लड़का भी जेल पकड़ गया है, अब हमको मोदी जी के मंत्री बना रहे हैं। ये थे जी हाँ, तो मुनव्वर राणा साहब का गुस्सा देख रहे थे उनके बेटे की गिरफ्तारी पर, लेकिन जो वो बात कह रहे थे वो थोड़ी हैरान करने वाली है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान की अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं। बेशक वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबानी कर रहे हैं वो सही है, इस पर बहस की जा सकती है। बहरहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 4 दिनों के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे। 26 अगस्त को वो राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह और 27 अगस्त को कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की कांस्य मूर्ति और उनकी स्मृति में 1000 सीटों वाले सभागार का भी उद्घाटन करेंगे। 27 अगस्त को ही राष्ट्रपति के लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति गोरखपुर में बन रहे महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। यहां वो श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या के दौरे को लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग रोगन और साफ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर युद्ध स्तर से रातों दिन काम किया जा रहा है और एक स्पेशल ट्रेन जो लखनऊ से और गोरखपुर तक जिन रेलवे मार्गों से प्रेसिडेंट अयोध्या आएंगे या जाएंगे, उन रेलवे मार्गों का निरीक्षण कर रही है। स्पेशल ध्रुव यान ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर रही है। साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं सुरक्षा से संबंधित, उनका दौरा लगातार हो रहा है और प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 29 अगस्त को अयोध्या में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे और यहाँ स्पेशल ट्रेन से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या में रामकथा पार्क से रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। तो लिहाजा जो अयोध्या में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसमें सुरक्षा की तैयारियां हैं और फिर उसके बाद दर्शन पूजन और रामायण कॉन्क्लेव के दरमियान तमाम धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। वही राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा के इंतजाम और समीक्षा को लेकर बैठकें की। एडीजी रेल, आईजी अयोध्या और स्थानीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक समन्वय बैठक की जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासनिक अमले ने रेलवे स्टेशन से राम कथा पार्क तक के सभी मार्गों का गहनता के साथ निरीक्षण किया। एक समन्वय मीटिंग किए थे, उसके साथ पूरा जगह का जायजा लिया और जायजा लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से और व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या क्या किया जाएगा इसके बारे में हम लोगों ने रिव्यू किया। पंजाब में कांग्रेस में विवाद चल रहा है और इस विवाद को सुलझाने के लिए हरीश रावत, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत पर है जिम्मेदारी। बुधवार को पंजाब सरकार के 4 मंत्री और 3 विधायक सरकार के खिलाफ नाराजगी की बात लेकर हरीश रावत से मिलने पहुंचे थे और फिर करीब 2.5 घंटे की मीटिंग के बाद पंजाब से आए नेता इस भरोसे के साथ वापस लौट गए कि आलाकमान जो कहेगा वो फैसला मंजूर होगा। हरीश रावत का कहना है कि वो चाहते हैं कि अब एक ही जगह ध्यान दिया जाए और पंजाब से फ्री करने की बात वो हाईकमान से करेंगे और ऐसा हो जाए तो बल्ले बल्ले। कैंपेन कमेटी चेयरमैन भी हैं, आप प्रभारी भी हैं, दोनों जिम्मेदारी, मतलब पहले ये बात आई थी कि आप प्रभारी से हो सकता है पार्टी आपको कहे कि आप सिर्फ उत्तराखंड पे ध्यान दीजिए। यदि ऐसा हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। लेकिन अभी तो है और बल्कि मैं सोच रहा था कि अब समय आ गया है मैं एक ही जगह कंसंट्रेट करूं, लेकिन ये नई सिचुएशन आई है, इसके बाद देखूंगा क्या क्या हालात बनते हैं। और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन वन विभाग, शहरी विकास, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से जुड़े सवाल उठाए गए तो बेरोजगारी, पुलिस ग्रेड पे, उपनल, आपदा विस्थापन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल शुरू होते ही काजी निजामुद्दीन ने 247 क्रय केंद्रों के जरिए 1 महीने में 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए।
मंत्री बंशीधर भगत जब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो बचाव में सुबोध उनियाल को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक विनोद चमोली ने सफाई कर्मचारियों के लिए प्रदेश में एक विशेष कैडर बनाए जाने की मांग की तो सरकार ने परीक्षण कराने का आश्वासन दिया। विधायक राम सिंह गैड़ा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली बिलों में गड़बड़ी की शिकायत पर मीटर रीडिंग आउटसोर्स एजेंसी पर 18 लाख रुपए का पनिशमेंट लगाया गया है। विधायक महेंद्र भट्ट आपदा प्रभावित रैणी गांव के विस्थापन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए। करण माहरा ने पुलिस ग्रेड पे का मामला उठाया तो विपक्ष ने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। मंत्रीगण जो है हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है। कल भी कमोबेश ये स्थिति थी और आज भी ये स्थिति जो है सदन के अंदर देखने को मिली है। कार्य स्थगन पर हमने हमारे साथी जो है धामी जी ने देवी आपदा पर लगाया था और करण मेहरा जी, काजी निजामुद्दीन जी, आदेश जी और मैंने जो है पुलिस ग्रेड पे पर जो है सदन के अंदर अपनी बात कही। लेकिन सरकार हर विषय को जो है टालने का काम कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर सवाल का सीधे जवाब देने में नाकाम रही। सरकार के मंत्री तैयारी के साथ सदन में नहीं आ रहे हैं। नियमानुसार सवाल का जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है या संसदीय कार्य मंत्री देते हैं, लेकिन यहाँ तो संसदीय कार्य मंत्री का जवाब भी मंत्री दे रहे थे। पूरी तौर पर जवाब दिया गया। अब संतुष्ट होना असंतुष्ट होना ये विपक्ष का काम है। श्रम मंत्री हरक सिंह ने हल्के अंदाज में बेरोजगारी को दुनिया की समस्या बताया तो उपनल के 22,000 नौकरियों को अपनी उपलब्धि बता दी। कुल मिलाकर सदन के तीसरे दिन बिना रुकावट के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। आगरा में एक महिला सिपाही को आज लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने इसे लाइन हाजिर किया। पिस्टल लेकर बनाया था वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई हुई। सीओ को अब पूरे मामले की जांच सौंपी गई। रिपोर्ट आने पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। तो बेकार ही बदनाम है। आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है। आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है। आओ कभी उत्तर प्रदेश, रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं। न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। उसका पुलिस रिपोर्ट लेकर तुरंत उसका जो संज्ञान लेकर तुरंत लाइन हाजिर कर रही है। उसका अभी जांच करवा रहा हूँ सीओ मैडम से। जांच का रिपोर्ट लेकर उसका दोषी के आधार पर उनके डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करके उसकी कार्रवाई करेंगे। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। कोविड गाइडलाइन के चलते अब तक हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब के कपाट नहीं खोले गए हैं, लेकिन यहां सैलानी काफी संख्या में ट्रैकिंग के लिए पहुंच रहे हैं और पवित्र हेमकुंड सरोवर को निहार रहे हैं। यहां खिले रंग बिरंगी फूलों के साथ ही राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के भी लोगों को दीदार करने को मिल रहा है। यहाँ के ट्रैकिंग रूटों पर सैलानियों को जाने की इजाजत भी कोविड गाइडलाइन के तहत ही दी जा रही है। इसके चलते सैलानी विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के साथ हेमकुंड तक भी पहुंच रहे हैं। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। हेडलाइन के